एज सीकर में आप सभी का स्वागत है। सॉन्ग्स तो आप लोग सुनते होंगे, म्यूज़िक सुनते होंगे, लेकिन सिर्फ आज हम उसे सुनेंगे नहीं, उनमें से चीज़ें समझेंगे। और समझेंगे क्या? हम स्टीवन लुक्स का पावर का कंसेप्ट समझेंगे, वो भी बॉलीवुड के म्यूज़िक के ज़रिए। कैसे समझेंगे? उसको समझने से पहले ये समझिए कि ये पावर का कंसेप्ट है क्या और इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। स्टीवन लुक का तो आपको पता ही होगा, इन्होंने बुक लिखी है पावर ए रेडिकल व्यू, 1974 में पब्लिश होती है। तो इन्होंने कहा मोटा मोटी पावर कैसे कैसे दुनिया में एक्सरसाइज की जाती है उसको हम समझ सकते हैं किन ज़रिए से। ये कहते हैं पावर के 3 फेसेस होते हैं, उनके ज़रिए से समझ सकते हैं। 3 फेसेस का मतलब है 3 टाइप, 3 डिमेंशन, इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। तो वो 3 फेसेस क्या है? कहते हैं एक होता है पावर एज डिसीजन मेकिंग, कि आपके पास पावर है दूसरों के बिहाफ पर डिसीजन लेने की। जैसे कि पेरेंट्स के पास होती है बच्चों को लेकर, डॉक्टर के पास होती है पेशेंट को लेकर, एम्प्लॉयर के पास होती है एम्प्लॉय को लेकर। क्योंकि ये पावर मोस्टली एक्सरसाइज की जाती है जो हायरार्की में ऊपर है, ऊपर वाले नीचे वालों के लिए जो है पावर एक्सरसाइज करेंगे, डिसीजन लेंगे, बताएंगे क्या ठीक है क्या गलत है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें बताएंगे। फिर एक और पावर की फॉर्म होती है, वो है एजेंडा सेटिंग, एजेंडा सेट करने की पावर। मतलब कि कौन बोलेगा, किस इशू पर बोलेगा, कितना बोलेगा, क्या नहीं बोलेगा। अगर ये किसी के पास पावर है, वो एजेंडा सेटिंग की पावर है। जैसे पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन होने वाली है, रूलिंग गवर्नमेंट जो है उनके पास नंबर ज़्यादा हैं, तो वो डिसाइड करेंगे किन चीज़ों पर बात की जाएगी, ऑपोजिशन की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाएगी। तो ये कह सकते हैं कि रूलिंग पार्टी के पास एजेंडा सेटिंग की पावर है। सिमिलरली बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस होती है क्लाइमेट चेंज से लेकर, और पता नहीं इंटरनेशनल लेवल पर कितनी होती है, लेकिन वहाँ पर डेवलप कंट्री अगर डिसाइड करती है कि कौन से मुद्दों पर बातें की जाएगी और थर्ड वर्ल्ड के इश्यूज डिस्कस नहीं किए जाएंगे, उनको यहाँ डिस्कस करने नहीं दे रहे हैं, तो उनके पास एजेंडा सेटिंग करने की पावर है डेवलप कंट्रीज़ के पास। और तीसरी और सबसे खतरनाक पावर, जिसको ल्यूक खुद कहते हैं रेडिकल पावर, जो थॉट कंट्रोल की पावर है, वो ऐसी पावर है जिसको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें आपकी डिज़ायर को मैनिपुलेट किया जा सकता है, आपके इंटरेस्ट को चैनलाइज किया जा सकता है, आपके थॉट को कंट्रोल किया जा सकता, सोचने समझने की इंडिपेंडेंटली जो आपकी क्षमता होती है उसको बिल्कुल ही ख़त्म करना, ये थॉट कंट्रोल की पावर और सबसे खतरनाक पावर पॉलिटिकल साइंस में मानी जाती है। इसी पावर के ज़रिए सदियों से ऑप्रेस किए जाते हैं इंसान। और एक बहुत ही अच्छा कोट है, ये बीको है, स्टीव बीको, जिन्होंने ब्लैक कॉन्शियसनेस मूवमेंट अफ्रीका में चलाई थी। तो उनका एक कोट है, वो कहते हैं द मोस्ट पोटेंट वेपन इन द हैंड्स ऑफ द अप्रेसर इज़ द माइंड ऑफ द अप्रेस्ड। समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? कहते सबसे खतरनाक हथियार एक ऑप्रेसर के पास पता क्या होता है? ऑप्रेस्ड का माइंड, उसका मन होता है, ठीक है, जिसको वो दबाना चाहता है। तो दबाने वाले के पास सबसे खतरनाक हथियार है दबने वाले का माइंड। उसके माइंड को अगर उसने कंट्रोल कर लिया, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी खेल सकता है। तो थॉट कंट्रोल की पावर इस हद तक जा सकती है। लेकिन अब इसको हम म्यूज़िक के ज़रिए बहुत सारी बारीकियों को समझने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे वर्क कर रही है और हो क्या रहा है, और म्यूज़िक में ऐसा क्या बोला जा रहा है। चलो सुनते हैं। तो ये गली बॉय का एक सॉन्ग है आज़ादी। चलिए इसके लिरिक्स को समझते हैं और डीकोड करते हैं कि कैसे हम समझ सकते हैं थॉट कंट्रोल का कंसेप्ट जो स्टीवन लुक्स का है। हम लेके रहेंगे, तुम कुछ भी कर लो। तेरा पिंजरा मचाल खाना परिंदे आने उठ जाना, तेरा पिंजरा तेरा मुक जाना, सारा लाना पाना परिंदे आने उठ जाना, तेरा पिंजरा मचाल खाना परिंदे आने उठ जाना, तेरा पिंजरा। तो ये जो लाइंस है जहाँ पर कहा जा रहा है कि तेरा पिंजरा तोड़कर निकल जाएंगे, ठीक है, वो तेरे पिंजरे में नहीं रहेंगे, तो इसके 2 मतलब निकलते हैं। एक मतलब तो ये बन रहा है कि एक्सटर्नली भी हमें बहुत सारी चीज़ें करने से रोका जा सकता है, हमारे रंग से, हमारे कास्ट से, धर्म की वजह से, और भी बहुत सारी चीज़ें जिससे भेदभाव हो सकता है। तो इसको भी तोड़ने की बात की जा रही है कि इससे भी आज़ादी चाहिए। और इंटरनली जिसकी ल्यूक बात करते हैं, वो इंटरनली ये थॉट कंट्रोल हमारा किया जाता है। तो वो इंटरनली भी एक पिंजरा समाज का बनाया हुआ, धर्म का बनाया हुआ, आसपास के लोगों का बनाया हुआ, वो आपके अंदर है और आप उसके अंदर ही कैदी हो उस पिंजरे के। वो पिंजरा क्या है, आप उसके कैसे कैदी बन जाते हो। तो ये एक सोशल कंस्ट्रक्ट है जिससे आपके थॉट को कंट्रोल किया जाता है। तो जैसे आप देख रहे होगे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में घर में बात करते वक्त कह दिया जाता है कि तू लड़का होकर रोता है, या लड़की को डिफ़ाइन किए जाते हैं कि तुझे ये काम है। उसको जैसे लेकर दिए जाते हैं, कुछ कुकिंग सेट्स दे दिए जाते हैं, डोल दिए जाते हैं, वही लड़कों को दिए जाते हैं टैंक्स और गन्स दी जाती है खेलने के लिए, टॉय। तो ऐसे जो डिफिनिशन ये चीज़ें की जा रही है, ये जो स्टीरियोटाइप्स है उसको और भी ज़्यादा एनहेंस किया जा रहा है, ठीक है, आपके दिमाग में। तो ये एक तरह से पिंजरा बनता जा रहा है। आप डिफ़ाइन करते जा रहे हो कि मैं ये हूँ। किस तरह से डिफ़ाइन करते जा रहे हो? जो लोग कह रहे हैं, जो आसपास के लोग आपको समझा रहे हो, ये आपके अंदर बनता जा रहा है पिंजरा।
इसी पिंजरे को तोड़ने की बात की जा रही है और इसी पिंजरे को कहा जा रहा है कि लाना बाना जो है तेरा मैंने तोड़ के रख देना है। मतलब जो भी चीज़ें अब तक सोसाइटी ने आपके अंदर डाली है दिमाग में, वो कहीं ना कहीं आपके लिए पिंजरा बन गया, क्योंकि आप इंडिपेंडेंटली सोच नहीं पाए। आप इंडिपेंडेंटली सोच नहीं पाए तो ऐसा हुआ कि जिस धर्म में पैदा हुआ आपको वही बेस्ट लगने लगा, आप उसी पे प्राउड फील करने लगे और चीज़ें एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए, और आइडियाज़ और थॉट एक्सप्लोर ही नहीं कर पाए। इसी तरह आपको कोई एक पार्टी ज़्यादा पसंद आने लगी, कोई एक आइडियोलॉजी ज़्यादा पसंद आने लगी, क्योंकि वो किसी तरह से मैनिपुलेट की गई थी आपकी डिज़ायर। आपको हिस्ट्री इस तरह से दिखाई गई है तो आपको लगा यही हिस्ट्री है, आप उस पर गौरव करने लगते हो, प्राइड करने लगते हो, ठीक है। उसको भी कभी क्वेश्चन या चैलेंज करने की कोशिश नहीं करते। और तो और जो आपसे सबसे हायर अथॉरिटी पावर है भगवान में मानने वाली, वो भी आपने कभी नहीं सोचा कि वो कैसा हो सकता है। वो भी आपने समाज से लिया, उधार लिया है, ठीक है। उन्होंने आपको दिया है ऐसा गॉड होता है, गॉड तेरी इच्छाएं पूरी कर देगा, तू माथा टेका कर, भजन गाया कर, गीत गाया कर, ऐसे करके समझा दिया और आपने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। ये सारा पिंजरा बन गया है आपके लिए और आप कभी भी इससे आज़ाद हो नहीं पा रहे। तो हर्बर्ट मार्क्यूस भी इसी पिंजरे को वन डिमेंशनल मैन की तरह एक कंसेप्ट लेकर समझाने की कोशिश करते हैं कि आप एक ही डिमेंशन पर तुरे जा रहे हो, एक ही तरह के कंज्यूमरिज्म के दौर में चले जा रहे हो, एक ही तरह की पार्टी को फॉलो करना चाहते हो, एक ही आइडियोलॉजी, एक ही धर्म, एक ही चीज़ें, एक ही डिमेंशन होती जा रही है आपकी। मल्टीपल डिमेंशन से आप सोच नहीं पा रहे हो। मतलब जब आपके साथ ये चीज़ें हो रही है तो मान लो आपकी मौत हो चुकी है, बस फ़र्क ये है कि आपकी चिता को अभी तक जलाया नहीं गया है। सिर्फ यही सॉन्ग नहीं, एक और सॉन्ग सुनते हैं। तो इसी से मिलता जुलता सॉन्ग है वो भी, उसमें परिंदा लफ्ज़ आता है तो ईजी रहेगा आपके लिए समझने के लिए। वो सॉन्ग भी मैं आपको सुनाता हूँ अब। तो यहाँ पर नादान परिंदे किसको कहा जा रहा है? घर आने के लिए किसको कहा जा रहा है? आपको कहा जा रहा है नादान परिंदे, और आपको ही घर आने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पर घर आने का मतलब ये है कि ऑथेंटिक सेल्फ के साथ जुड़ना। आप अवेयर ही नहीं हो अपने बारे में, आपको अपने इंटरेस्ट ही नहीं पता होता है। बहुत बार स्टूडेंट से मेरी बात होती है, मैं जब पूछता हूँ किन चीज़ों में करने में मज़ा आता है, कौन से आपके इंटरेस्ट है, बता ही नहीं पाते, उन्हें पता ही नहीं क्या इंटरेस्ट है। क्या करते रहते हो सारा दिन? बस बंद कमरे में मैं पढ़ता रहता हूँ किताबें लेकर। क्यों? एग्ज़ाम क्लियर करना है। कौन सा एग्ज़ाम क्लियर करना है? ये वाला। क्यों करना है? तुम्हारा पैशन है? नहीं, बस सभी कर रहे हैं, या घर वालों ने कहा है, घर वालों का नाम ऊँचा करना है, या पेरेंट्स कहते हैं कि ये वाला कोर्स कर लो, ये वाली डिग्री कर लो। तो आपको अपनी ऑथेंटिक सेल्फ ही नहीं पता। आप घर में हो ही नहीं, घर में हो ही नहीं, मतलब इन द सेंस आप अपने आप में हो ही नहीं, आपको अपने बारे में ही नहीं पता। तो आप एक ऐसे परिंदे हो जो गुम हो रखे हो, गवाच रखे हो, जा रखे हो। कहाँ पर जा रखे हो? क्यों देश विदेश फिरे मारा, यूं हाल बेहाल थका हारा। क्यों देश विदेश फिरे मारा, तू रात बेरात का बंजारा। ओ नादान परिंदे घर जा। तो देश विदेश में फिर रहे हो, ये मेटाफोर है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया घूमने निकल गए हो, आप ट्रैवल कर रहे हो। ये देश विदेश जाना मतलब है आप भटक रहे हो, रात रात भटक रहे हो। कहने का मतलब है कभी आप कोई ये चीज़ कर लेते हो, कभी वो करते हो, कभी एक कोर्स से दूसरे कोर्स की जंप, कभी कोई डिग्री, कभी कुछ, कभी कोई एग्ज़ाम, कभी कुछ, ऐसी चीज़ें करते जा रहे हो। क्लैरिटी नहीं है, थॉट्स आपके अपने नहीं है, क्योंकि थॉट्स तो कंट्रोल है, वो तो सोसाइटी ने पूरी तरह से उस पर कब्जा कर रखा है। तो आप तो वहाँ पर हो ही नहीं। इसीलिए गुहार की जा रही है कि नादान परिंदे घर आ जा, ऑथेंटिक सेल्फ से जुड़ जा। तुझे पता होना चाहिए तो क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। तेरी अपनी समझ डेवलप होनी चाहिए, तुम्हारी अपनी सोचने समझने की क्षमता होनी चाहिए। तुम्हारी डिज़ायर, तुम्हारे इमोशन, तुम्हारे इंटरेस्ट मैनिपुलेट नहीं होने देने चाहिए किसी भी तरह से। वो तुम्हारे अपने हैं, सोचो उसके बारे में। सॉन्ग अच्छे हैं लेकिन बहुत सारी इसमें से और भी चीज़ें समझी जा सकती है अगर मैं चलाता, लेकिन कॉपीराइट का इशू आने वाला है, मुझे पता है इस वीडियो में। मैं देखता हूँ अगर आता है उसको कैसे हैंडल करना है। बट एक चीज़ आप यहाँ पर समझिए, फूको का एक बहुत फेमस कोट है। उन्होंने कहा था पावर इज़ एवरीवेयर। सब जगह पावर है, आपको दिखाई नहीं दे रही कि आप पर एक्सरसाइज की जा रही है। वो घर पे भी हो सकती है, आपकी समाज में भी हो सकती है, आपकी वर्क प्लेस में भी हो सकती है, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जिसको आपने ज्वाइन किया है वहाँ पर भी है, ऑनलाइन वीडियोस देखते हो वहाँ पर भी है। ठीक है, सब जगह पावर होती है, बस आपको देखने की ज़रूरत है। कहाँ नहीं है
कोई प्रोडक्ट ले रहे हो, कोई सेल लग रही है, तो वहाँ पर भी पावर एक्सरसाइज की जा रही है, मैनिपुलेट की जा रही है डिज़ायर आपकी, ताकि आप इम्पल्सिव परचेज कर जाओ, क्योंकि सेल जो है निकलने वाली है, अगर निकल गई तो भाई ये चीज़ भी आपके हाथ से निकल गई, चीज़ की रिक्वायरमेंट भी नहीं है, नीड भी नहीं है, फिर भी आप ले रहे हो, तो वहाँ पर भी पावर एक्सरसाइज होगी, क्योंकि आपकी तो ये इंटरेस्ट नहीं था, उन्होंने इंटरेस्ट बना दिया किसी भी तरह से। सिमिलरली एजुकेशन की फील्ड में भी पावर एक्सरसाइज की जाती है, हिस्ट्री की किताबों में कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाती है या उसको मैनिपुलेटिव तरीके से समझाया पढ़ाया जाता है, फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ कर, ताकि आप समझे कि मेरी हिस्ट्री तो ऐसी है, तो उस तरह गर्व करने लगो। कभी आपको कहा जाता है कि ऐसे लिखा जाए, सरकार की नीतियों की आलोचना करो, कभी आता था स्कूल में ऐसे कैसे आते थे, भगत सिंह पर ऐसे लिख दो, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई पर ऐसे लिख दो, ऐसी चीज़ें कही जाती थी, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होने वाली चीज़ों पर एक्सरसाइज नहीं की गई। वहाँ पर आप गुणगान तो कर सकते हो बड़े लोगों के, बस वही गुणगान करना ही आपको सिखाया है, क्योंकि गुणगान करने से ही तो आप सबमिसिव सिटीजन बनोगे। अगर आप क्रिटिकल थिंकिंग करने लगे तो कैसे सोच पाओगे। वहाँ पर भी पावर एक्सरसाइज करते गए, स्कूल में भी, सिस्टम में भी, एजुकेशन के सिस्टम में भी। तो पावर इज़ एवरीवेयर। सोचो कि आप पर किसने कब क्यों पावर एक्सरसाइज कर दी। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।